हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु राज चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल दरोगा जी। आइए करते हैं आज के क्लास की शुरुआत। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज से हमारे चैनल पर बीपीएससी सीरीज़ शुरू होने वाली है, जिसमें कि आप सभी को 56th बीपीएससी से लेकर 69th बीपीएससी तक के वन लाइनर टाइप्स क्वेश्चंस कराए जाएंगे। आप सभी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी को पता ही होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, कितने ज़्यादा मायने रखते हैं किसी भी परीक्षा के लिहाज से। उस परीक्षा में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो आज हम लोग 69th बीपीएससी के सॉल्व पेपर देखने वाले हैं। प्रश्न जैसा कि मैंने बताया सभी वन लाइनर होंगे। एक और बात, बीपीएससी की सीरीज़ तो चलेगी ही, साथ ही साथ पहले से जो चल रहा है हमारे चैनल पर, यानी कि इंडियन ज्योग्राफी, जो कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना का नोट्स है, जिसमें वर्तमान में चैप्टर 9 चल रहे हैं, तो वो कंटिन्यू रहेगा। साथ ही आपको बीपीएससी के भी प्रीवियस ईयर कराए जाएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे कि हमारे द्वारा प्रोवाइड किए गए इस चैनल पर एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे मटेरियल्स आप सभी को आसानी से मिल सके और जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। तो बिना किसी देरी के करते हैं आज के क्लास की शुरुआत। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। प्रश्न दिया हुआ है, बक्सर की लड़ाई के पश्चात किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? आंसर है इलाहाबाद की संधि। अगला है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपना कारखाना पटना में स्थापित किया था? आंसर है 1632। यानी डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने जिस वर्ष पटना में कारखाना स्थापित किया था वो वर्ष था 1632। अगला है, किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को प्रथम हथियार के रूप में प्रयोग किया था? आंसर है अहमदाबाद मिल हड़ताल। देखिए, प्रीवियस ईयर प्रश्न कराने का सीधा साधा यही मतलब है कि आप सभी को ये नॉलेज हो जाए कि प्रश्न किस टाइप से पूछे जाते हैं, कैसे कैसे प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं और उस प्रकार से आपकी रणनीति होनी चाहिए। देखिए अगला प्रश्न, चंपारण आंदोलन में जल आंदोलन के प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान हेतु कौन सा कदम उठाया था? आंसर है चंपारण कृषि समिति की स्थापना की गई थी। अगला है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का महत्वपूर्ण योगदान था। इस आंदोलन का बिहार केसरी के नाम से प्रसिद्ध नेता कौन थे? आंसर है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। और इनके बारे में आपको ये जानकारी होगी ही कि बिहार के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। अगला है, अंबाबाई जो एक स्वतंत्रता सेनानी थी, भारत के किस राज्य से थी? आंसर है कर्नाटक। यानी अंबाबाई कर्नाटक राज्य से थी, जो एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में थी। अगला है, अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिराने से क्या होगा? आंसर है किसी भी क्षण एक ही वेग होगा। यानी कि चंद्रमा के पास से किसी भी द्रव्यमान के वस्तु को गिराने पर उसका वेग एक ही होगा। आप सभी को पता ही होगा कि निर्वात यानी जहाँ वायु की कमी होती है, वायु जहाँ नहीं रहता है, तो वैसी स्थिति में द्रव्यमान कैसा भी हो, चाहे आप एक छोटी सी रुई ले लीजिए और एक तरफ पत्थर ले लीजिए, दोनों को गिराइए, वायु में अवश्य पत्थर नीचे आएगा जल्दी। मगर निर्वात में ऐसा नहीं है। निर्वात में द्रव्यमान शून्य हो जाता है, इस कारण दोनों एक ही समय में गिरेंगे। दोनों के जो भूमि पर आने का समय होगा वो बिल्कुल समान होगा। अगला देखिए, वेक्टर टीके प्रतिरोध शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करता है? आंसर है वायरस को किसी भी भिन्न वायरस के संशोधित संस्करण में रखकर। थोड़ा सा इसके बारे में आप सभी को हम डिटेल्स दे देते हैं। देखिए, वेक्टर टीका का अर्थ है वैसा टीका जो आपके शरीर के प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाता है। अब देखिए ये काम कैसे करता है। वेक्टर टीके के रूप में
आपके शरीर में वही वायरस इंजेक्ट किया जाता है जिस वायरस का वो एंटीडोट होता है, जिस वायरस का वो टीका होता है। अब आपको लगता होगा कि वही वायरस दे दिया तो फिर आपको तो वही परेशानी होगी, आपको फिर बीमारी हो जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अवश्य वही वायरस शरीर में इंजेक्ट किए जाते हैं, किंतु बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में, जिससे कि आपके शरीर को कोई परेशानी ना पहुंचे। तो इस टीके को देने का लाभ क्या होता है? बिल्कुल लाभ है, बहुत ज़्यादा लाभ है। देखिए कैसे। आपके शरीर में वही वायरस बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में इंजेक्ट किए जाते हैं, प्रवेश कराए जाते हैं, जिससे कि आपके शरीर की प्रतिरोधी क्षमता जो है उस वायरस से लड़ना सीख जाए, उसे खत्म करना सीख जाए। यानी आप कह सकते हैं आपके प्रतिरोधी क्षमता को उस वायरस को शरीर में इंजेक्ट करा के एक तरह से ट्रेनिंग दिलाई जाती है कि अगर आगे चलकर ये वायरस आपके शरीर में प्रवेश करता है किसी भी तरह, तो आपका शरीर तो पहले से ट्रेंड है कि उस वायरस से कैसे लड़ना है, उसे कैसे खत्म करना है। तो फिर आपका शरीर तुरंत इस पर कार्रवाई करता है और उस वायरस को खत्म करने की कोशिश करता है। तो ऐसे में आप समझ गए होंगे कि वेक्टर टीके प्रतिरोधी क्षमता को किस प्रकार बढ़ाते हैं। तो बिना किसी देरी के बढ़िए आगे के प्रश्न की ओर। अगला है, भूपटल के टुकड़े मेटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होती है। इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? आंसर है प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत। और प्लेट टेक्टोनिक के वजह से ही आज हमें इतना विशाल हिमालय पर्वत देखने को मिलता है। आप सभी को पता ही होगा, आज जहाँ हिमालय पर्वत है वहाँ पहले तेथिस सागर हुआ करता था। भूपटल में स्थित प्लेटों के निरंतर टकराने से वहाँ पर आज इतना विशाल हिमालय पर्वत हमें देखने को मिलता है। और ये चीज़ बंद नहीं हुआ, ये अभी भी कंटिन्यू है, जैसा कि आप सभी प्रश्न के अनुसार भी देख रहे हैं। ये चीज़ें निरंतर चलती ही रहती है। अगला प्रश्न देखिए, mRNA का विस्तार रूप क्या है जो महामारी की शुरुआत से ही व्यापक रूप से चर्चा में रहा है? आइए देखते हैं mRNA का विस्तार रूप क्या है। तो mRNA का विस्तार रूप मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड है। मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगला है, AC करंट को कैसे उत्पन्न करती है? आंसर है डायनेमो द्वारा। अगला है, धारा घनत्व किस प्रकार की राशि है? आंसर है सदिश राशि। अगला है, मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी है? आंसर है आणविक लक्षण। अगला दिया हुआ है, आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं कहाँ मिलती हैं? आंसर है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। अगला देखिए, समाचारों में चैट जीपीटी में जीपीटी, थोड़ा सा इसे सही कर लीजिएगा। तो समाचारों में चैट जीपीटी में जीपीटी का पूर्ण रूप क्या है? तो जीपीटी का जो पूर्ण रूप है वो है जेनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफार्मर। अगला दिया हुआ है, ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? आप सभी को पता ही होगा, ब्रह्मांड में जो पल्सर के नाम से विख्यात है वो दरअसल घूमते न्यूट्रॉन तारे हैं। अगला दिया हुआ है, प्रयोगशाला में विकसित हीरे LgO के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका प्रयोग होता है? काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है। इसका आंसर दिया हुआ है ग्रेफाइट का। यानी प्रयोगशाला में जो विकसित हीरे हैं जिसका नाम LgO रखा गया है, इसके संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले फाइबर क्या है? आंसर है केबलर। अगला प्रश्न है, मैनहट्टन परियोजना है। आंसर है एक अनुसंधान एवं विकास उपक्रम जिसने प्रथम परमाणु हथियार का उत्पादन किया था। अगला दिया हुआ है, अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा एवं वस्तु के आकार के बराबर तब होगा जब वस्तु की स्थिति वक्रता के केंद्र पर होगी।
अगर नहीं समझे तो एक बार फिर से बैक करके देख लीजिए। ऐसे एक बार फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं। अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा एवं वस्तु के आकार के बराबर तभी होगा जब वस्तु की स्थिति वक्रता के केंद्र पर होगी। अगला दिया हुआ है, विलयन या विलायक के आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलेय की मात्रा को रसायन में किस रूप में जाना जाता है? आंसर है विलयन की सांद्रता के रूप में। अगला दिया हुआ है, कोविड टीकाएं प्रतिरक्षी प्रक्रिया को कैसे उत्तेजित करते हैं? आंसर दिया हुआ है जीवित क्षीण SARS-CoV-2 वायरस प्रवेश करा के। आप सभी को पहले भी इसके बारे में जानकारी दिया गया। इस प्रश्न को देखकर आशा करते हैं आपका ये डाउट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आप सभी समझ चुके होंगे कि कोई भी टीका, चाहे वो कोविड का ही क्यों ना हो, कोई भी टीका किस प्रकार कार्य करता है। और टीका के बारे में ये बात आपको पता ही होगा कि टीका केवल और केवल वायरस से जुड़ी बीमारियों के लिए ही दिए जाते हैं। टीका जो है बैक्टीरिया को ख़त्म नहीं कर सकता। बैक्टीरिया से हुई बीमारी को दवाओं के द्वारा ही ख़त्म किया जा सकता है। और वहीं अगर वायरस से जुड़ी बीमारी है, उसके ऊपर अगर आप दवाई ले रहे हैं तो वो उस पर कोई असरदार नहीं है। अब आपके मन में ये विचार आता होगा कि दवाई ले लेते हैं, सर्दी खत्म हो जाती है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जुकाम जो है, जुकाम एक वायरस है और वायरस से जुड़ी बीमारियों के संदर्भ में लक्षण पर आपको दवाई दिए जाते हैं, लक्षण के आधार पर। जैसे कि जुकाम का वायरस आपके शरीर में प्रवेश करता है तो आपके शरीर में कौन कौन से लक्षण दिखते हैं? सर्दी होती है, किसी के सिर दर्द करते हैं, किसी किसी को हल्की बुखार भी आ जाती है। तो आप जाइएगा मेडिकल स्टोर, वहाँ पर आपको इन्हीं लक्षणों के आधार पर दवाई दी जाती है। इन लक्षण को ख़त्म किया जाता है। उस वायरस का वो दवाई नहीं होता है। वायरस के लिए केवल और केवल टीका ही बना हुआ है, उसमें दवाई असर नहीं करता। आशा करते हैं आप सभी इस कॉन्सेप्ट को तो समझ ही गए होंगे। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा कहाँ से ली गई है? आंसर है आयरलैंड से। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न, सिक्किम भारतीय संघ का पूर्व सदस्य राज्य कब बना? आंसर है 1975 ईस्वी। अगला प्रश्न है, कौन सी सर्वाधिक महंगी मुद्रा है? आंसर है पाउंड स्टर्लिंग। पाउंड स्टर्लिंग सबसे महंगी मुद्रा है। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन कम कर बिहार को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना बनाई थी? आंसर है 2024। यानी ये योजना बिहार सरकार द्वारा बनाई गई थी कि 2024 तक बिहार कार्बन का उत्सर्जन कम करके प्रदूषण मुक्त बन जाएगा, किंतु ये संभव नहीं है। अब जो योजना बनाई गई है वो लगभग 2047 तक बनाई गई है कि 2047 तक बिहार में कार्बन का उत्सर्जन कम करके बिहार को प्रदूषण मुक्त बना दिया जाएगा। और ये कहाँ तक संभव है ये आप सभी को पता ही होगा। खैर, हम तो चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारा बिहार भी प्रदूषण मुक्त हो जाए, लेकिन उससे पहले बिहार को भ्रष्टाचार मुक्त होना होगा। खैर, बढ़िए आगे। अगला है, गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है? तो गंडक नदी का जो दूसरा नाम है वो है नारायणी। अगला है, बिहार राज्य के किस जिले में सोना पाया जाता है? आंसर है जमुई। और एक बात आपको पता होनी चाहिए कि बिहार जो है भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो भारत का लगभग 46% सोना प्रोड्यूस करता है। आशा करते हैं आप सभी को ये पता होगा। अगला देखिए, त्रिवेणी नहर का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो त्रिवेणी नहर का जो निर्माण है गंडक नदी पर किया गया है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकते हैं? आंसर है अनुच्छेद 120(1).
यानी अनुच्छेद 120(1) के तहत अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? आंसर है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से। प्रश्न देखकर आप सभी को ये अंदाजा अवश्य लग गया होगा कि प्रश्न कहाँ से लिए जा रहे हैं। जैसे कि इस प्रश्न को आप देखें, इसके पहले था कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, आंसर था आयरलैंड। अब देखिए यहाँ पर पूछ रहा है मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, जो कि अमेरिका से लिए गए हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आप सभी की रणनीति में ये भी शामिल होना चाहिए, इस प्रकार के टॉपिक्स को भी क्लियर होना चाहिए। तो आप सभी बिल्कुल निश्चिंत रहिए, इस टॉपिक पर भी आगे वीडियो आप सभी को देखने को मिलेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, हमारे इस चैनल पर आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड सारा वो डाउट क्लियर होगा, सारे वो टॉपिक्स देखे जाएंगे, सारे वो चैप्टर्स देखे जाएंगे, सारे वो सब्जेक्ट क्लियर होंगे, सारा का सारा सिलेबस क्लियर कराया जाएगा केवल और केवल आप सभी के लिए। आपको केवल यही करना है कि हमारा साथ देना है। अभी हमारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल छोटी सी है, जिसे आप सभी को मिलकर बढ़ाना है। तो आप सभी अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, जिससे कि हमारी फैमिली थोड़ी सी और बड़ी हो जाए और मेरे द्वारा अपलोड किए गए मटेरियल्स ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके। तो बिना किसी देरी के आप सभी एक बार वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आगे भविष्य में इस चैनल पर काफ़ी सारे एग्जाम से रिलेटेड मटेरियल्स आप सभी को देखने को मिलेंगे, जो बिल्कुल ऑथेंटिक होंगे। तो बिना किसी देरी के देखिए अगला प्रश्न, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त करता है? अनुच्छेद 17 के तहत। अगला है, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है? आंसर है राष्ट्रपति, यानी उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार राष्ट्रपति जी के पास होता है। अगला प्रश्न है, 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों को शासन और हितों के सुरक्षा से संबंधित है? आंसर है अनुसूचित जनजाति, ST, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, देखिए, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था? काफी बेहतरीन प्रश्न है। इसका आंसर है केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य। अगला प्रश्न है, औद्योगिक नीति संकल्पना किस वर्ष अपनाया गया था? आंसर है 1954 ईस्वी में। अगला प्रश्न, सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को बचाने के लिए थी। यह विचार किस नेता का है? आइए देखते हैं। तो ये विचार जिनका था वो थे लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया था? आंसर है कराची अधिवेशन 1931। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन जो कि 1931 में हुआ था, उसमें सर्वप्रथम मौलिक अधिकार से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे। अगला प्रश्न है, बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी? आंसर है बतख मियाँ। प्रश्न को देखकर आपको ये समझ आ रहा होगा, ये आइडिया हो रहा होगा कि महात्मा गांधी से रिलेटेड कितना डीपली प्रश्न पूछा गया है। तो आपकी रणनीति में ये भी शामिल होना चाहिए, महात्मा गांधी से रिलेटेड डीप में आपको प्रश्न देखना चाहिए। तो हमारे द्वारा एक वीडियो इस टॉपिक पर भी आगे आएगा, अवश्य आएगा, बिल्कुल आएगा, निश्चिंत रहें। आप
केवल बने रहे हमारे साथ, फिर देखिए इस चैनल पर क्या क्या होता है, मैं आपके लिए क्या क्या करता हूँ। अगला देखिए, 1937-38 के दौरान बिहार में बर्खास्त आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? आंसर है स्वामी सहजानंद सरस्वती। काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है। और स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के बारे में आप सभी को ये पता होना चाहिए कि किसान के हित में सर्वप्रथम जिन्होंने आवाज़ उठाया था वो थे स्वामी सहजानंद सरस्वती, और किसान आंदोलन के प्रमुख नेता के रूप में स्वामी सहजानंद सरस्वती रहे हैं। अगला प्रश्न, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा पेश की जाती है? आंसर है विश्व आर्थिक मंच। अगला है, यूनाइटेड किंगडम की किस महारानी ने 70 वर्ष तक शासन किया और 96 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई थी? आंसर है एलिजाबेथ द्वितीय। अगला है, थाडिंगयुट महोत्सव का 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया जाता है? आंसर है म्यांमार। अगला है, नेट मीटरिंग को कभी कभी समाचारों में किसके प्रचार के संबंध में देखा जाता है? आंसर है एक बिलिंग तंत्र जो सौर ऊर्जा प्रणाली मालिकों को ग्रिड में जोड़ी गई बिजली का श्रेय देता है, तो नेट मीटरिंग का संबंध इससे है। अगला है, गहरे समुद्र में डूबने वाली उस पनडुब्बी का क्या नाम है जो यात्रा के दौरान फट गई थी? ये करंट से था, आप सभी ने देखा ही होगा। तो वो पनडुब्बी जो यात्रा के दौरान फट गई थी जिसमें 6 लोग सवार थे, तो वो पनडुब्बी थी टाइटन। अगला है, किस राज्य सरकार ने भारत में गिद्धों के संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति SLCBC का शुभारंभ किया है? आंसर है तमिलनाडु। यानी तमिलनाडु सरकार ने भारत में गिद्धों के संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति का शुभारंभ किया है। अगला है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस ग्रेड से व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य धारा की शिक्षा में एकत्रित करने पर जोर देती है? आंसर है ग्रेड 6। अगला है, लिस्बन योजना किस इकाई के संरक्षण से संबंधित है? तो लिस्बन योजना महासागर के संरक्षण से संबंधित है। आंसर है महासागर। अगला दिया हुआ है, DNA यानी कि डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसने की थी? आंसर है जेम्स वाटसन एवं क्रिक, यानी जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक। अगला प्रश्न दिया हुआ है, दुनिया के पहले पादप परागकण जिन्हें हिलियोडोम्बिस कहा जाता है उसके जीवाश्म नज़दीक में किस देश से प्राप्त किए गए हैं? आंसर है रूस। अगला प्रश्न देखिए, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन वैदिक काल के दौरान पटना की राजधानी था? आंसर है राजगृह। अगला दिया हुआ है, नीति सार पुस्तक किसने लिखी? आंसर है कामंदक। अगला प्रश्न, फुतुहात ए आलमगीरी के लेखक कौन है? आंसर है ईश्वर दास नागर। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं लेखक के विषय में भी प्रश्न आ रहे हैं, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे भी आपको क्लियर करना चाहिए। अगला प्रश्न है, चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर के अनुमति हेतु किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? आंसर है समुद्रगुप्त। प्रश्न काफी बेहतरीन है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? आंसर है 1912 ईस्वी। आइए थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए,
12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में एक मीटिंग हुआ था जिसमें कि बिहार को अलग राज्य के रूप में बनने का प्रस्ताव पारित किया गया था। वही 22 मार्च 1912 को इसकी अधिघोषणा जारी कर दी गई थी कि बिहार अलग राज्य बनेगा। फिर 1 अप्रैल 1912 को बिहार राज्य का गठन हो गया था। अब देखिए 1 अप्रैल 1936 को जो है ना, बिहार से उड़ीसा अलग राज्य के रूप में बना था। ये बिहार का पहला विभाजन था और बिहार का अंतिम विभाजन 15 नवंबर 2000 को हुआ था, जिसमें कि झारखंड एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था, जो बिहार का लगभग 46% भूभाग अपने साथ रखता है। तो आशा करते हैं इन सभी बातों को आप लोग जानते ही होंगे। देखिए अगला प्रश्न, भारतीय कला में स्तूप, चैत्य तथा विहार का संबंध है। आंसर है बौद्ध धर्म से। एक छोटा सा प्रश्न है, ये जो बौद्ध धर्म से संबंधित स्तूप है ये किस चीज़ को दर्शाता है? तो फटाफट अपना आंसर कमेंट बॉक्स में भर दीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजीनी क्या है? तो भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में जो सुजीनी है वह एक प्रकार की कढ़ाई है। अगला देखिए, अष्ट प्रधानमंत्री परिषद कहाँ पर हुआ करता था? आंसर है मराठा प्रशासन में, यानी मराठा प्रशासन में अष्ट प्रधानमंत्री परिषद हुआ करते थे, यानी कि 8 प्रधानमंत्री परिषद हुआ करते थे। अगला प्रश्न देखिए, किस बंदरगाह को बाबुल मक्का यानी मक्का का द्वार कहा जाता था? आंसर है सूरत। अगला प्रश्न, बोधिसत्व पद्मपानी की पेंटिंग कहाँ स्थित है? आंसर है अजंता में। अगला प्रश्न है, भारत में फारसी त्योहार, यहाँ पर थोड़ा सा सही कीजिएगा, त्योहार होगा यहाँ। भारत में फारसी त्योहार नवरोज का प्रारंभ किसने किया था? आंसर है बलबन। अगला है, नाथपंथियों, योगियों तथा सिद्धियों का प्रभाव क्षेत्र कौन सा था? आंसर है उत्तर भारत, यानी उत्तर भारत नाथपंथी, योगी एवं सिद्धियों का प्रभाव क्षेत्र रहा था और आज भी ऐसा ही है। अगला प्रश्न देखिए, मैथिली भाषा का विकास कब हुआ था? तो मैथिली भाषा का विकास कर्नाट राजवंश में हुआ था। आंसर है कर्नाट राजवंश। अगला है, ग्लोब 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं हैं। आंसर है 179 और कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या भी 179 है। आप सभी ऐसे भी इसे समझ सकते हैं। अगला है, कोसी मैदान के मध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? आंसर है 30 मीटर। आप सभी को ये पता ही होगा कि समुद्र तल की औसत ऊंचाई कहाँ से नापी जाती है, तो इसका आंसर भी हम आपसे कमेंट बॉक्स में चाहते हैं, तो फटाफट इसका आंसर भी आप लोग कमेंट में करिए। और पहले के वीडियो अगर आप लोगों ने देखे होंगे तो इस प्रश्न को भी अच्छे से डीपली बताया गया है डिस्कशन के थ्रू। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो इंडियन ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप सभी देख सकते हैं उन वीडियो को। अगला देखिए, किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? काफी बेहतरीन प्रश्न है। कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा तथा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा एक दूसरे को जिस स्थान पर काटती है वो है बघेल खंड का पठार। इसे थोड़ा सा सही कीजिएगा, आंसर है बघेल खंड का पठार। अगला प्रश्न है, एल नीनो धारा कहाँ प्रवाहित होती है? आंसर है प्रशांत महासागर में। अगला देखिए, स्वर्ण रेखा नदी किस गांव के नजदीक से निकलती है? आंसर है नगरी। देखिए, स्वर्ण रेखा नदी जो है छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और छोटा नागपुर की गंगा भी स्वर्ण रेखा नदी को कहा जाता है क्योंकि छोटा नागपुर के पठार से कई सारी नदियां निकलती है छोटी बड़ी,
जिनमें कि सबसे पवित्र नदी के रूप में स्वर्ण रेखा नदी को माना जाता है। इसलिए छोटा नागपुर की गंगा भी स्वर्ण रेखा नदी को कहा जाता है। आप सभी ने अपवाह तंत्र के वीडियो अगर देखे होंगे तो इससे रिलेटेड सभी प्रश्नों को हम लोगों ने उस चैप्टर में क्लियर किया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो वीडियो आप सभी को देखना चाहिए, काफ़ी बेहतरीन टॉपिक है वो। अगला देखिए, लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है? आंसर है समुद्र तल का फैलाव। अगला देखिए, सूची दिया हुआ है, एक तरफ कपड़ा है, दूसरी तरफ उत्पाद दिया हुआ है, सभी सुमेलित हैं। आप सभी को अच्छे से इसे नोट कर लेना है। देखिए, पहला दिया हुआ लिनेन कपड़े। लिनेन कपड़े जो हैं सन के पौधे से उत्पादित होते हैं। दूसरा दिया हुआ जटा या फायर, ये कपड़े नारियल के पौधे से उत्पादित होते हैं। तीसरा है मोहायर, यह जो है अंगोरा बकरी के बालों से प्राप्त होते हैं। चौथा है डाउन, डाउन जो है बतख और ग्रीज के पंख से उत्पादित होते हैं। तो इस प्रश्न को अच्छे से एक बार नोट कर लीजिएगा आप लोग, फिर आगे बढ़िएगा। अगला है कंप्यूटर भाषाएं हैं। आंसर है कोबरा, पाइथन, स्किरल, जावा, C++। तो ये सभी कंप्यूटर भाषाएं हैं। अगला देखिए, जीभ के स्वाद हैं। आंसर दिया हुआ मीठा, कड़वा, नमकीन, उमानी एवं खट्टा। तो ये सभी ऑप्शन को देखकर आप सभी मार ही सकते हैं, ये ज़्यादा कुछ खास है नहीं। अगला देखिए, HMS का पूर्ण रूप क्या है? आंसर है हार्ड मेल्टिंग एक्सप्लोजिव, हार्ड मेल्टिंग एक्सप्लोजिव यानी HMS। अगला है, किस देश ने अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग घोषित किया है? आंसर है अमेरिका। आप सभी को ये भी बात तो पता ही होगा कि आए दिन चीन जो है भारत के कुछ वैसे राज्य जो कि चीन से सीमा साझा करते हैं उसे लगातार अपने ही मैप में दिखाने की कोशिश करता है, और इधर से बोलने पर फिर वो चेंज करता है। लेकिन हमेशा का चीन का यही है, हमेशा ये गलती करता ही रहता है, ये उसकी पुरानी आदत है। तो इसी में अमेरिका ने हस्तक्षेप करते हुए ये कहा था कि अरुणाचल प्रदेश जो है भारत का अभिन्न अंग है। आशा करते हैं ये बात आप समझ गए होंगे। अगला देखिए, बिहार सरकार के द्वारा किस वर्ष कार्बन उत्सर्जन कम कर प्रदूषण मुक्त बनाने का योजना है? पहले भी आप लोगों ने देखा ही कि 24 तक था, जो कि संभव नहीं है। फिर से बिहार सरकार द्वारा कार्बन उत्सर्जन कम कर प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना 2047 तक की गई है। पहले भी आप सभी को हमने ये बताया। अगला देखिए, डिफेंस एक्सपो 2022 का विषय क्या था? आंसर है गौरव का मार्ग। अगला है, G20 सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं। आंसर दिया हुआ है वैश्विक GDP का 85% और वैश्विक व्यापार का 50%। अगला देखिए, USA के एक पूर्व राष्ट्रपति ने हाल ही में अपना साक्षात्कार दिया है। आंसर है एथेंस में। और चूंकि करंट बदलते रहते हैं इसलिए ये प्रश्न उतना ज़्यादा मायने नहीं रखता है। अगला देखिए, बोधिसत्व पद्म पानी की पेंटिंग है अजंता में, पहले भी बताया गया है, रिपीटेड है ये। अगला देखिए, सूची दिया हुआ है, एक तरफ व्यक्ति है, दूसरी तरफ विषय क्षेत्र है। देखिए, पहला दिया हुआ है चरक। तो चरक जो कि बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे वो थे चिकित्सा क्षेत्र में। अगला है ब्रह्मगुप्त, ये गणित के क्षेत्र में प्रसिद्ध व्यक्ति थे। तीसरा है वराह मिहिर, ये जो है ज्योतिष के क्षेत्र में प्रसिद्ध व्यक्ति रहे हैं। चौथा है विशाख दत्त, ये नाटककार के क्षेत्र में प्रसिद्ध रहे हैं। अगला है सूची, एक तरफ खोजकर्ता, दूसरी तरफ जन्मस्थल। जैसा कि सभी सुमेलित है, क्रिस्टोफर कोलंबस, इनका जन्म स्थान इटली में रहा है। जैक्स कार्टियर, इनका जन्म स्थान फ्रांस में रहा है। सर फ्रांसिस ड्रेक, इसका जन्म स्थान यूके में रहा है।
और फर्डिनेंड मैगलम, इनका जन्म स्थान पुर्तगाल में रहा है। अगला प्रश्न है, वन्य जीव अभ्यारण्य है? तो वन्य जीव अभ्यारण्य वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान भी है और भीमबांध वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। तो ये प्रश्न ऑप्शन से रिलेटेड दिया गया होगा। आइए देखते हैं 69th बीपीएससी का ये आखिरी प्रश्न। त्रिवेणी नहर का निर्माण किया गया है। तो त्रिवेणी नहर का निर्माण जिस नदी पर किया गया है वो तो आप सभी को पता ही है, आंसर है गंडक नदी पर। इस प्रकार आज के प्रश्नों का सिलसिला समाप्त होता है। कल आपको 68 बीपीएससी के प्रीवियस ईयर प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आशा करते हैं आप सभी को हमारा ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं कल किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे दरोगा जी, मैं था आपके साथ हिमांशु राज चौधरी।